दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोक अदालत पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश भोपाल डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है लोक अदालत, तो आज हम बात करेंगे लोक अदालत कहाँ, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अवधारणा कहाँ से आई, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं क्या हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आप स्क्रीन पे ये नंबर देख सकते हैं, ये डिस्प्ले हो रहा है। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है कि लोक अदालत है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य एवं लोक अदालत की अवधारणा क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल उद्देश्य है सबके लिए न्याय जी, शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय। जैसे कि भारत के संविधान की उद्देशिका में जी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई, जी, उसी के अनुरूप कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान में जी, प्रादुर्भाव हुआ। वहीं पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद 39A अंतः स्थापित किया गया, जी, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता, समानता के आधार पर विधिक सहायता एवं सबके लिए न्याय की बात कही गई और उसके लिए राज्य के पे यह दायित्व अधिरोपित किया गया कि वो एक कानून लाए। जी, उस कानून के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कानून आया 1987 में, जी, वो बनाया गया और वहाँ से विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई और वहीं से लोक अदालत की बात हुई। लोक अदालत का महत्व की हम उदाहरण देखें तो हम प्राचीन काल से ही ग्राम न्यायालयों के रूप में, पंचायत राज के रूप में जो समझौते के आधार पर कार्रवाइयाँ होती थीं, उन्हीं को हमने आगे बढ़ाया है और वहीं पर लोक अदालतों की स्थापना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शीघ्र, सस्ता, सुलभ न्याय की अवधारणा का विकास लोक अदालत के माध्यम से किया गया है। जी। सर, विधिक सहायता एवं लोक अदालत संबंधी कानून क्या है और ये इनमें कौन सी योजनाएं हैं एवं क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 39A अंतः स्थापित किया गया, उस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया और वह 9 नवंबर 1995 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। उस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक प्राधिकरण तहसील स्तर पर अंतः स्थापित किए गए तथा 9 नवंबर 1995 से ही लोक अदालत का भी प्रत्येक स्तर पर अस्तित्व में आया और आयोजन किया जा रहा है। जी, मतलब निरंतर लोक अदालत के माध्यम से जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी योजनाएं और लोक अदालत का आयोजन किया जा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं तो काफ़ी व्यापक हैं। उन योजनाओं का क्रियान्वयन सभी समाज के वर्गों को समानता के स्तर पर न्याय सुलभ कराना है। साथ ही लोक अदालत जो प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रम है उनका आयोजन करना है और लोक अदालत को आयोजन करना है, यह विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनेक योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें हम देखें तो विधिक सहायता योजना, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का, जनजाति का, महिला है, विकलांग है और जिनकी 2 लाख रुपए तक की आय है, उन व्यक्तियों को और समाज के अन्य वंचित व्यक्तियों को विधिक सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है। वो चाहे कोई भी मामला हो, सिविल हो, आपराधिक हो, पारिवारिक मामला हो, सभी मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। पारिवारिक समाधान केंद्र की योजना जो है उसमें परिवार के जो विवाद होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट मैटर्स होते हैं, उनका समाधान किया जाता है। साथ ही न्यायालयों में विधिक सहायता योजना जिनमें अधिवक्ताओं को अपॉइंट किया जाता है। साथ है पैरालीगल क्लिनिक चल रहे हैं, विवाद विहीन ग्राम की योजना है, श्रम मामलों के संबंध में प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। इसी अनेक योजनाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही हैं। सर, एक कॉलर लाइन पे हैं, अशोकनगर से हैं। अनिल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर में एक कंटेम्प्ट अपमान याचिका चल रही थी मैडम। जी, थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैडम, मेरा ग्वालियर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था मैडम, अपमान याचिका। तो उसमें मैडम क्या है, हमारे वकील साहब ने हमसे बगैर पूछे ही उसमें राजीनामा कर लिया मैडम। अच्छा,
बिना तो मैडम आपको बताइए हमें क्या करना चाहिए मैडम? हाँ, कितना समय हो गया? मैडम 2 महीने हो गए मैडम। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अधिवक्ता ने यदि किसी भी मामले में आपकी अनुमति के बिना राजीनामा किया है तो उसके दो बात है कि पहले तो आपने अधिवक्ता को अधिवक्ता पत्र के माध्यम से राजीनामा करने के लिए नियुक्त किया गया है, फिर भी आपकी अनुमति उनकी आवश्यक थी क्योंकि सहमति के बाद में आपको सुने जाने के बाद में लोक अदालत में मामलों का निराकरण होता है। यदि इस प्रकार की बात है तो इस संबंध में आप संबंधित न्यायालय में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस संबंध में राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि इस आपके मामले को पुनः सुनवाई में लिया जा सके, या उसके खिलाफ जो यद्यपि लोक अदालत में यदि मामला है राजीनामा हुआ है तो निर्णय अंतिम होता है, लेकिन किन्हीं मामलों में उस प्रकार के निर्णय को अपास कराने के लिए भी आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस संबंध में आप विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो आपके मामलों के तथ्यों के आधार पर ही इस संबंध में विधिक सहायता संबंधित जो अधिवक्ता होंगे वो बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नंद स्वरूप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ जी। कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो लोक अदालत के दायरे में हम ला सकते हैं, क्योंकि जैसे बैंक से संबंधित है, बीमा से संबंधित है, मोटरयान से संबंधित ये है, क्योंकि जहाँ पे आपसदारी हो वहीं पे लोक अदालत चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना लोक अदालत का नारा है ना कोई जीता ना कोई हारा, लोक अदालत में सबका मान सबका सम्मान। नंद स्वरूप जी, आप तो खुद ही आपको इतना कुछ मालूम है और आप हमारे नियमित दर्शक हैं सर। इन्होंने बिल्कुल जैसा नंद स्वरूप जी ने बहुत अच्छी नारा बताया। लोक अदालत की ही मंशा है कि न कोई हारा न कोई जीतेगा, समझौतापूर्ण वातावरण में कहते मामलों का निराकरण किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि लोक अदालत का वर्गीकरण हम 4-5 रूपों में कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन मामलों के लिए लोक अदालत होती है, जो लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत होती है, स्थायी निरंतर लोक अदालत होती है और हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत। राज्य भी विधिक सेवा प्राधिकरण भी समय समय पर लोक अदालत का आयोजन करता है। तो इनमें जो हम देखते हैं कि इनमें दो तरह के मामले होते हैं लोक अदालत सामने आने वाले। एक तो वे मामले जो अभी तक न्यायालय में पहुंचे नहीं हैं, उनको प्रारंभिक स्तर पर मामलों का निराकरण किया जाता है, उनको प्री लिटिगेशन मामले कहते हैं। उसमें लोक गारंटी के संबंधी मामले, लोक जो यूटिलिटी सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, उनके मामले थे। दूसरे वे मामले जो वर्तमान में न्यायालयों में लंबित थे, इनमें आप आपराधिक मामले, वे मामले जिनका शमन हो सकता है, जो राजीनामा योग्य है। क्या कारण क्या है कि प्रत्येक अपराध राजीनामा योग्य नहीं है, क्योंकि अपराध समाज के विरुद्ध होता है। केवल वो मामले जिनमें समाज के विरुद्ध न होते छोटे मामले रखे गए हैं जनप्रक्रिया संहिता में, उन मामलों को रखा जाता है। चेक बाउंस के मामले हैं आपके, फिर मोटरयान अधिनियम के संबंधित मामले हैं, सिविल मामले हैं, और भी जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। आपका पारिवारिक परामर्श केंद्र के बाद में जो पारिवारिक संबंधी मामले होते हैं वे मामले हैं, सिविल मामले हैं, सभी प्रकृति श्रम न्यायालयों के मामले होते हैं, राजस्व न्यायालयों के मामले होते हैं, वे भी लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाते हैं। अर्थात मूल बात यह है कि जो मामले न्यायालय में लंबित होते हैं वे समस्त प्रकृति के मामले पक्षार लोक अदालत के समक्ष निराकृत करा सकता है। सर, एक शब्द है प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल, ये क्या है? इससे संबंधित योजना क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनमें मूल मंत्र एक है कि कानून की निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 21 भारत संविधान में प्राण एवं देह स्वतंत्र का अधिकार प्रत्येक नागरिक को देता है। जब हम बात करते हैं गिरफ्तारी की तो उसके का मूलभूत अधिकार का हनन होता है। जब मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाना मूलभूत कर्तव्य है हमारा, और उसका अधिकार है कि हम उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करें। गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के पूर्व एवं गिरफ्तारी पश्चात हमारे यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक थाने में इस प्रकार की सहायता प्रदान करता है। और उस दशा में जबकि व्यक्ति को थाने पे बुलाया जाता है गिरफ्तार के लिए या गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी पश्चात न्यायालय में विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से वो कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। और साथ ही इस बारे में प्रत्येक थाने में मध्य प्रदेश राज्य में सूचना दी गई है और वहाँ से इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था भी की गई है। जी सर, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के संबंध में हमेशा एक शिकायत रही है कि योजनाएं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सी हैं और बनाई जाती है, लेकिन क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता है, या उनमें कोई समस्याएं आती हैं, लोगों को उनका ज्ञान नहीं होता है। इसी दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए गरीब उन्मूलन के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर ने ओम नारायण विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्णय दिया कि जो गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं जी उनमें यदि किसी व्यक्ति को सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, उनके क्रियान्वयन में कोई समस्या है, तो वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिले विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है और वहां से वो लाभ प्राप्त कर सकता है तथा प्राधिकरण इस संबंध में उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। सर, प्राधिकरण के द्वारा तृतीय लिंग समुदाय की बेहतरी के लिए क्या कोई कार्य किया जा रहा है? भारत के संविधान में समानता के अधिकार में जी ये मुख्य अधिकार है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम जब ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो भारतीय न्याय प्रणाली में उनके अधिकारों को संरक्षा की बात होती है। जी अभी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रीट पिटीशन नंबर 10027/2021 में ही डायरेक्शन दिए कि प्रत्येक जो किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं परिचय पत्र बनाए जाएं। वर्तमान में कुछ समय पहले ही अमृत योजना के तहत अभी एक कैंप भी आयोजित किया गया भोपाल में, और उसमें इन सभी वर्गों के व्यक्तियों को ये आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं परिचय पत्र प्रदान किए गए, जो बहुत ही आवश्यक है। जी सर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और किस प्रकार से किया जा रहा है? सुनने में आया था बीच में कि पोस्ट ऑफिस भी प्राधिकरण के साथ मिलकर कुछ इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चित्रा जी, विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ही है कि सबके लिए न्याय सुलभ हो। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को दृष्टि रखते हुए राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण ने ये निर्धारित किया कि पोस्ट ऑफिस को भी एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया जाए। अब इसका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है योजनाओं का। साथ ही कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो सीधे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक ऐप भी डेवलप किया है, उसके माध्यम से भी वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। और उसका उद्देश्य जो हमारा है न्याय सबके लिए, वो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमने पोस्ट ऑफिस को भी हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जोड़ा है। सर, पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है? पीड़ित से तात्पर्य वो व्यक्ति है जो किसी अपराध से पीड़ित हो। उसमें उसके घर वाले, उसके आश्रित व्यक्ति भी आते हैं। जब कोई व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जाता है, कोई महिला हो या उसके बच्चा हो या कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति हो, तो वहाँ पर राज्य का ये दायित्व हो जाता है कि उसकी आगे के लिए, उसके जीवन के लिए कोई प्रतिकर प्रदान किया जावे। उस दशा में विशेषकर जबकि आरोपी जिसे सजा हुई है देने के लिए योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, या उस दशा में जबकि आरोपी का पता नहीं चला है, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 लागू है। और विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने जब संबंधित न्यायालय प्रारंभिक स्तर पर यह निर्णय के पश्चात मामला भेजता है तो वहाँ पर उन्हें पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की राशि, जैसे भी स्थिति हो, अपराध के अनुसार जो सारणी दी गई उनके अनुसार उन्हें प्रतिकर प्रदान किया जाता है। सर, लोक अदालत संबंधी लोक अदालतें कितने प्रकार की होती हैं एवं उनका क्या महत्व है? लोक अदालत का महत्व तो जैसे कि हमने देखा कि शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की हत्या है, विलंब से ही न्याय समाप्त हो जाता है। इसी उद्देश्य से लोक अदालत की स्थापना की गई है। लोक अदालत की स्थापना का जो प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया, उनमें मुख्यतः निरंतर लोक अदालत की बात कही गई, स्थायी और निरंतर लोक अदालत। स्थायी निरंतर लोक अदालत है एक, उसके बाद में जो लोक उपयोगी जन सेवाओं के संबंध में लोक अदालत आयोजन होता है वो है प्री लिटिगेशन मामले, मतलब न्यायालय में मामले आने के पूर्व ही मामले लोक अदालत में निराकृत किए जाए, उन मामलों के संबंध में लोक अदालत होती हैं। फिर समय समय पर पारिवारिक मामलों के लिए लोक अदालत का आयोजन होता है। मोबाइल लोक अदालत की अवधारणा का भी जन्म हुआ है और हमारी
नेशनल लोक अदालत जो समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे शनिवार को आयोजित की जाती है, जैसे कि अभी पिछले माह हुई थी। अब 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इसका प्रचार प्रसार सभी ओर किया जा रहा है। जी सर, जो आपने कहा कि लोकोपयोगी सेवा संबंधी लोक अदालत, तो लोकोपयोगी सेवाएं कौन सी होती हैं? किस तरह लोक के? उपयोगी सेवा से तात्पर्य है कि जो लोगों के जीवन के उपयोग में आने वाली सेवाएं, जी, इसमें वायुयान, सड़क या रेल के माध्यम से जो हम यातायात करते हैं, माल ढोते हैं, उसकी सेवाएं हैं। आपकी डाक, तार, टेलीफोन की सेवाएं हैं। आपके स्थानीय निकाय द्वारा जो नालियों की सफाई है, आपकी स्वच्छता है, जल प्रदाय है, उनकी सेवाएं हैं। विद्युत की सेवाएं हैं, अस्पताल की सेवाएं हैं। इस प्रकार की जो समस्त सेवाएं हैं, उनके मामलों में लोकोपयोगी सेवाएं आती हैं। और जहां पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, वे उन मामलों की यदि सेवाएं संबंधित एजेंसी नहीं दे पा रही हैं, उनका मूल्य 1 करोड़ रुपए तक के, तो वे मामले स्थायी निरंतर लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं और इस विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं तथा अपने जीवन को बेहतर, उन्नत और अच्छा बना सकते हैं। जी सर, लोक अदालत में किस प्रकृति के मामले रखे जाते हैं? जैसे कि मैंने कुछ समय पूर्व अभी बताया कि लोक अदालत का मूल आशय यह है कि समझौते के आधार पर मामले का निर्धारण हो। लोक अदालत का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें संपूर्ण विवादों, सभी प्रकृति के विवादों का निराकरण किया जाता है। मात्र एक अपवाद है कि गंभीर अपराधों को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में जो मामले दिए गए शमनीय, उनको लेने के बाद जो अशमनीय मामले हैं उन्हें छोड़ दें तो सभी आपराधिक मामले रखे जाते हैं। चेक बाउंस के मामले, जो बैंक के संबंधी मामले हैं, वो रखे जाते हैं। साथ ही साथ में मोटरयान दुर्घटना के तहत प्रतिकर की योजना के मामले रखे जाते हैं। समस्त सिविल मामले जिनमें निष्पादन मामले होते हैं, ए सूट होते हैं, बी सूट होते हैं, मतलब धन वसूली के वाद होते हैं, आपके अज्ञापक निषेधाज्ञा के वाद होते हैं, सभी वो मामले रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो आपके पारिवारिक मामले जो होते हैं, फैमिली कोर्ट्स के मामले होते हैं, वो भी रखे जाते हैं। अर्थात जिन मामलों में राजीनामा योग्य है वो समस्त मामले रखे जाते हैं। जब प्री लिटिगेशन के मामले आते हैं तो लोकोपयोगी सेवाओं के मामले, आपके बैंक के मामले, आपके कराधान के मामले, वो मामले हो जाते हैं। राजस्व न्यायालयों में राजस्व के मामले, श्रम न्यायालयों में श्रम संबंधी मामले रखे जाते हैं। तो ये लोक अदालत में इन समस्त प्रकृति के मामले रखे जाते हैं। सर, लोक अदालत में जो प्रकरण होते हैं उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है? लोक अदालत की सबसे अच्छी बात है कि लोक अदालत जो गठन किया गया है वो कानून के जटिल प्रावधानों से बंधी नहीं है। उसमें दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, इनके प्रावधानों को लागू करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए इक्विटी, साम्यता के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मूल वाद का निराकरण हो, यह अवधारणा होती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान हो, अर्थात दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात फिर अवार्ड पारित किया जाता है। जी सर, लोक अदालत से यदि पक्षकार समझौता करते हैं और प्रकरण का निराकरण करते हैं तो ऐसे पक्षकारों को कैसे लाभ है? पक्षकारों को लाभ उस रूप में है, हम देखें कि लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण की मूल धारणा है शीघ्र, सुलभ, सस्ता न्याय। न्याय में विलंब, न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है। तो लोक अदालत की प्रथम धारणा का जो मूल मंत्र है शीघ्र न्याय। व्यक्ति को तत्काल न्याय मिलता है, निःशुल्क न्याय, जो न्याय शुल्क दिया गया है वो पुनः प्राप्त हो जाता है और इसकी कोई अपील नहीं होती है, अतः अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। सामाजिक संभाव बनता है, दोनों उसमें मूल धारणा है, कोई पक्षकार न जीतता है न हारता है। तो वहां पर एक पारिवारिक माहौल, सामाजिक समरसता लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। और शीघ्र, सस्ता, सुलभ न्याय जो भारत के संविधान और जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको मूर्त रूप देना ही लोक कल्याण का मुख्य आशय, उद्देश्य है। जी सर, लोक अदालत की संरचना क्या है? लोक अदालत किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होती है। लोक अदालत की जो न्यायपीठ होती है उसमें एक तो न्यायाधीश होते हैं तथा एक अधिवक्ता होते हैं और दूसरा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो विधि क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करते हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। 3 लोगों द्वारा एक पीठ बनाई जाती है। उस पीठ के द्वारा
मामलों का निराकरण किया जाता है। पीठ के तीनों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। कारण ये है कि 3 व्यक्ति जो होंगे विद्वान, वो दोनों पक्षों को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे और उसका एक प्रभाव और लोक अदालत का बेहतर होगा। इस कारण से 3 व्यक्तियों की पीठ लोक अदालत में निर्धारित की जाती है। सर, आपको क्या लगता है कि जो आप लोक अदालत के पीठ के अध्यक्ष भी रहे, इंचार्ज भी रहे हैं, तो लोक अदालत के माध्यम से लोग जो निराकरण करते हैं, ये उद्देश्य में कितना सफल रहे हैं जो लोक अदालत बनाने के पीछे उद्देश्य रहा है? लोक अदालत का जो उद्देश्य है वो हम सफलता के मायने में देखें तो दिन प्रतिदिन मामलों के निराकृत मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है जी। हम प्री लिटिगेशन मामलों को देखें तो बैंक के वसूली के मामले जो होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है कि वहाँ पर बैंक रिबेट्स देती हैं। दूसरा होता है कि विद्युत के मामले जिनमें आप विद्युत बिलों का भुगतान नहीं होता है या फिर उनके मामले जो विद्युत संबंधी उनमें छूट प्रदान की जाती है तो पक्षकारों को लाभ प्राप्त होता है, वो मामले काफ़ी संख्या में निराकरण होते हैं। तीसरा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले जिनमें तत्काल पीड़ित को सहायता प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी का दुर्घटना में कोई अपघति हुई है, हानि हुई है या परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, तत्काल सहायता की अपेक्षा रखता है न्यायदान के लिए न्यायालय से। वहाँ पर प्राधिकरण अपने जो प्रयासों से राजीनामा कराती कंपनी के मध्य और शीघ्र उसको राशि अवार्ड कराती है। इस प्रकार हम देखें और दिनों दिन जो निराकृत मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का जो रुझान लोक अदालत के प्रति हो रहा है वो ये दर्शित करता है कि लोक अदालत का आयोजन करना और मामलों की संख्याओं में दिनादिन वृद्धि होना उसकी सफलता को इंगित करता है। सर, लोक अदालत को लेके लोगों में कितनी अवेयरनेस है? लोक अदालत के संबंध में लोग कितना जानते हैं कि वो लोग इसके माध्यम से निराकरण कर सकते हैं? लोक अदालत के अवेयरनेस के लिए समय समय पे विधिक सेवा प्राधिकरण कैंप आयोजित करती है और जो विधिक शिक्षा का के लिए कैंप आयोजित होते हैं। साथ ही जब लोक अदालत का आयोजन होता है उसके पूर्व हमारा वाहन भी इसके प्रचार प्रसार के लिए समस्त क्षेत्र में भेजा जाता है। बैनर पंपलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। साथ ही हम ये प्रोग्राम को ले लें, ये भी एक लोक अदालत के प्रचार प्रसार का माध्यम है। तो हम इस प्रकार के देखते हैं कि माध्यम तो है, साथ साथ हमारी अपेक्षाएं उन व्यक्तियों से जो कि न्यायदान के अहम स्तंभ है, जैसे अधिवक्ता साथीगण। यदि अधिवक्ता साथीगण विशेष रूप से रुचि लेकर कार्य करते हैं तो लोक अदालत ज़्यादा सफल होती है, क्योंकि पक्षकारों को वो हमसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। उन मामलों का निराकरण बहुत अच्छी तरह से होता है जिन मामलों में अधिवक्ता स्वयं रुचि लेते हैं और न्यायालयों की और लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सहयोग करते हैं। सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भारत की संविधान की जो मूलभूत भावना है, सबके लिए न्याय, सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय, वो प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करें, लोक अदालत को सफल बनाएं। विधिक सेवा प्राधिकरण के जो योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें, उनका लाभ लें और हमारे का उठाए गए कदमों के आधार पर ही हमारा देश आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी हमारे एक ऐसे माध्यम बने कि अन्य व्यक्ति जिन्होंने कार्यक्रम नहीं देखा उन तक भी विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों। जैसा कि आज के कार्यक्रम में निकल कर आया है बातचीत में कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का अंतिम निराकरण होता है और बड़े ही एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में होता है। और जो विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं हैं वो आम आदमी के लिए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।